नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे 100 एमसीक्यू और ये 100 एमसीक्यू वाईसीटी यानी कि यूथ कंपटीशन जो टाइम्स है उसका जो आपका बुक है उसी का मॉक टेस्ट है। तो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट 100% प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो 100 प्रश्नों को करने के लिए आपको या तो एक ओमार कॉपी का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए या अपनी कॉपी पे 100 तक गिनती लिख लीजिए और वहां पर आप प्रश्नों को जो आता है आप उसको सही करिए, जो नहीं आता है उसको रॉन्ग करिए और लास्ट में काउंट करके कमेंट में बताइएगा कि 100 में से आपको कितने प्रश्न आते थे और 100 में से कितने प्रश्न नहीं आते थे। इसी तरीके से आपको 70 प्लस एग्जाम में स्कोर करने का टारगेट लेकर चलना है और बहुत ही आसानी से आप 70 प्लस कर लेंगे तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी और बहुत आसानी से आपको ये नौकरी मिल जाएगी टाइपिंग क्लियर करने के बाद। तो पहला टारगेट है आपको जो एग्जाम है उसमें 70 से अधिक नंबर लेकर आए, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये मॉक टेस्ट। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो पहला टॉपिक है इसमें हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न है आपका कि जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी। संधि विच्छेद होगा, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा गलत लिखा है। जगदीश शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगा। जगत धन ईस, जगत हलंत लगा है और इसमें हलंत नहीं लगा है, दोनों में आप अंतर देखिएगा ए और बी में। धन ईस, जगत धन ईस या जगद धन ईस, बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जगदीश शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगी और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। जब ता में ई जुड़ता है तो ये जगदीश हो जाता है, ठीक है, दा बन जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे कहते हैं परनिंदक, सर्वनिंदक, छिद्रान्वेषी, आलोचक। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे क्या कहते हैं। तो दूसरे का तो सही उत्तर है आपका वो सी है, छिद्रान्वेषी। ठीक है, छिद्रान्वेषी उसको कहते हैं जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो। छिद्रा यानी कि छेद, ठीक है, छिद्रा किसी में दूसरे में छेद ढूंढने वाला, आप ऐसे समझ लीजिए तो आपको याद रहेगा। ठीक है, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। ठीक है, जो किसी के गुणों दोषों का आलोचना करता हो उसको आलोचक कहते हैं। देखिए आलोचना करना, ठीक है, गुणों दोषों को बात करे आलोचना होता है, लेकिन जो हर समय दूसरों की सिर्फ बुराइयां खोजता हो उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। अगला है आपका तीसरा, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है। अनिल वायु या अग्नि, अग्नि या वायु, हवा या पानी, आग या पानी। बताइएगा तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है। तीसरे का तो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है और सही उत्तर है आपका ए, वायु। ठीक है, तो अनिल या अनल जो भी है आपका उसमें अनिल का होता है अर्थ वायु और अनल का होता है अग्नि। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वायु शब्द के पर्यायवाचियों की अगर हम बात करेंगे तो अनिल है, हवा है, पवन है, समीर है और वात है, मारुत है। और अगर अग्नि के पर्यायवाचियों की बात करेंगे तो अनल है, पावक है, दहन है, वैश्वानर है, धूमकेतु है, कृषाणु है, आग है इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। सूर्य, योगी, श्वेत, अमृत। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और चौथे का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, अमृत। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, वो अमृत है। क्लियर आपको, जबकि सूर्य, योगी, श्वेत और हंस के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। अवलेख, अर्णव, पावक, उरग। अभी अभी मैंने आपको अग्नि के पर्यायवाची बताए थे, उसमें अग्नि का ये पर्यायवाची है वो कौन सा है आपको बताना है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। और इसका सही उत्तर है आपका पांचवें का सी ऑप्शन, पावक। ठीक है, अग्नि के जो पर्यायवाची हैं वो मैं आपको
बता चुका हूँ। पावक है यहाँ पर, ठीक है, अनल, पावक, अग्नि, ठीक है, आग। और अगला जो यहाँ पर जो अर्णव दिया गया है ये किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ अर्णव का पर्यायवाची क्या होता है। अर्णव का पर्यायवाची होता है सागर, समुद्र, उदधि, बारिध, पयोधि, जलधि, नदीस, समुद्र, ठीक है। अर्णव जो पानी से जुड़ा हुआ है, सागर, समुद्र, उदधि, वारिधि, पयोधि, जलधि, नदीस, समुद्र, ठीक है। और अगर उरक के पर्यायवाचियों की बात करें तो ये आपका होता है सांप, तक्षक, नाग, विषधर, मणिधर, भुजंग। तो ये सर्प का पर्यायवाची है उरक, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सांप, तक्षक, नाग, विषधर, मणिधर, भुजंग। अगला प्रश्न है आपका छठा कि सहचर्य का विलोम शब्द क्या है। वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या अलगाव। बताइएगा छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सहचर्य का विलोम शब्द क्या है, और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, अलगाव, ठीक है। वैमनस्य का विलोम शब्द जो होता है, ये आपका वैमनस्य दिया है, इसका सोमनस्य होता है, ठीक है। असहयोग का विलोम सहयोग होता है, ठीक है, और सहचर्य का विलोम अलगाव होता है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रमाण धन ईक, प्रमाण धन इक, प्रा धन माणिक, प्रमा धन अड़िक। बताइएगा ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और इसका सही उत्तर है आपका बी, प्रमाण में इक प्रत्यय लगा है, ठीक है। प्रमाण में कौन सा प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय लिखा है। अगला प्रश्न है आपका कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है। बताइएगा आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। और आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, तत्सम है। क्लियर आपको। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे तिलक हो गया, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है आपका कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। सेवक को, ठीक है। तो यहाँ पर कारक पूछा गया है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक। संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या संबंध कारक। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कर्ता ने, कर्म को, ये सारे चिन्ह आपको पता होंगे कारक के, ठीक है। तो नौवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। और यहाँ पर देने का है, ठीक है। तो देने का भाव है तो संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है आपका कि कारक के भेद हैं 5, 6, 7 या 8। बताइएगा कारक के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। 10वां प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका डी है, वो 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और आपका अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और इसके बाद आता है आपका संबोधन कारक, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। अगला प्रश्न है आपका 11वां कि राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य या कर्तृवाच्य। बताइएगा राम आम खाता में वाच्य का कौन सा रूप है। 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और इसका जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा है, डी है, ठीक है, कर्तृवाच्य। वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, ठीक है। तो कर्ता की यहाँ पर प्रधानता है, सब कुछ यहाँ पर राम है तो इसलिए ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। सोना सोना, धेनु धेनुएं, छात्र छात्रगण, आटा आटे। बताइएगा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका बताइएगा सही है। तो जो सही नहीं है वो आपका डी है, ठीक है। आटा सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, आटा आटे नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। आटा आटे नहीं होता है, आटा रखा है, आटा गीला है, आटा सूखा है, एक वचन में प्रयोग होता है। मैंने सॉरी आपको बहुवचन बता दिया है, ठीक है। तो आटा सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, आटा रखा है, आटा गीला है, आटा सूखा है। जब भी वचन वाला आपका प्रयोग करना हो आप सदैव उसको वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे, आपको बिल्कुल सही उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो 12वें का सही उत्तर है आपका डी। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है। बचपन, वायु, समुद्र, कंबल। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 13वें का इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है। बचपन, समुद्र, वायु, कंबल, ठीक है। तो बचपन होता है, ठीक है, समुद्र होता है, कंबल होता है, वायु होती है, वायु होता है नहीं आता है, ठीक है। तो
13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी। जब भी लिंग आपसे पूछे, वचन पूछे तो सदैव वाक्यों में प्रयोग करके देखिएगा उन शब्दों को और आपको उत्तर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो 13वें में कौन सा पुल्लिंग नहीं है? वायु। ठीक है, वायु, पवन, समीर ये सब क्या है आपके? ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है आपका कि वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें कहते हैं क्रिया, अवयव, विशेषण या संज्ञा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या कहते हैं? और 14वें का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अवयव। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो दृश्य बहुत ही मनोरम था, यहाँ पर मनोरम आपका रेखांकित था, ये गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका 15वें का। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? ठीक है, कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री या कवियत्री। आप चारों ऑप्शन जरा अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन बहुत ही ज्यादा बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको जूम करके एक बार अच्छे से दिखाता हूं कि 16वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध रूप है, ये आपको पहचानना है और 16 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो पुरुष कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं और जो महिला कविता लिखती है उसको कवयित्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कवयित्री कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कवयित्री। ठीक है, तो 16वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अल्प विराम, अध्रुव विराम, योजक चिन्ह, निदेशक चिन्ह। बताइएगा माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ये आपको पूछा गया है कौन सा विराम चिन्ह लगा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक विराम चिन्ह दिख रहा है, उसका नाम आपसे पूछा गया है और इसका सही उत्तर है आपका सी, योजक चिन्ह। ठीक है, तो योजक चिन्ह आपका बीच में इस तरीके के से लगता है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और जो आपका अल्प विराम होता है उसको आप कामा कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और जो आपका अर्ध विराम होता है, कामा के ऊपर आप एक बिंदी लगा दीजिए और वो अर्ध विराम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और निदेशक चिन्ह थोड़ा लंबा होता है और वो एक तरफ लगता है, लेकिन जो बीच में लगता है वो योजक चिन्ह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा प्रश्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? बताइएगा निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका ए, उत्क्षिप्त। ठीक है, क्या है आपका? उत्क्षिप्त बहुत सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई? देखिए इस तरीके के प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आपको कई बार लगेगा इसका हिंदी से क्या लेना देना, लेकिन कई बार परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी की पहली सवाक यानी कि बोलती फिल्म, वाक माने आवाज होता है। ठीक है, वाक सा वाक यानी वाक के साथ में, बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? 1930, 1931, 1947, 1990। तो 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और सही उत्तर है आपका सी, 1931। ठीक है, तो हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में रिलीज हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि अंधा युग किसकी रचना है? गोपेश, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती या शैलेश मटियानी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अंधा युग किसकी रचना है? 20 में का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर जो है आपका वो बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती की अंधा युग रचना है। ठीक है, और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया और देशांतर। ठीक है, 1955 में धर्मवीर भारती की रचना अंधा युग है। ठीक है, ये एक गीत नाट्य है। क्लियर है आपको? तो अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती का है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। तो अगला जो आपका पार्ट है वो है निर्देश दिए गए हैं। कौन से निर्देश दिए गए हैं? निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक अपठित जो गद्यांश है वो दिया गया है और उसके प्रश्नों को करना है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोढ़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतरदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पैराग्राफ दिया गया है लक्ष्मण के और उनकी पत्नी के त्याग के ऊपर दिया गया है। रामायण आपने अगर देखी है, पढ़ी है, समझी है, कहानी सुनी है, तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ी है तो भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार अच्छे से आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कि लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? रामचंद्र की सेवा के लिए, पिता की आज्ञा के कारण, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, उर्मिला से दूर जाने के लिए। तो 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। सही उत्तर है आपका यहाँ पर सी, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहली लाइन में ही लिखा है लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। ठीक है, अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह। ठीक है, तो बड़े भाई से प्रेम के लिए लक्ष्मण जी वनवास गए थे राम जी के साथ। अगला प्रश्न है आपका, लेखक को क्या दुख है? रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए या लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास को चले गए? उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया। रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। बताइएगा लेखक को क्या दुख है? 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और इसका जो सही उत्तर है आपका डी, लेखकों ने उर्मिला के दुख के बारे में, उनके विषय के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, ये लेखक को दुख है। तो ये देखो यहाँ पर जो अंतिम लाइन है कि उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपना सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतरदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता है। यानी कि जो जितने भी आदि कवि थे उनके शब्दों के भंडार में उर्मिला के लिए दरिद्रता दिखती है, यानी कि बहुत ही कम लिखा गया या लिखा ही नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक सी जानकारी है और आप बहुत ही आसानी से प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपका 23वां, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह किया, अपनी बहन सीता का वियोग सहा, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, संसारिक सुखों का त्याग किया। बताइएगा उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बहुत ही आसान उत्तर है, आपको पहली नजर में ही समझ में आ रहा होगा। सही उत्तर है आपका ए, लक्ष्मण से विवाह किया है उन्होंने। ठीक है, इसका बलिदान नहीं किया है, बाकी तीनों सही है। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? ठीक है, जो अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? ए ऑप्शन है मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र। बी ऑप्शन है बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। सी ऑप्शन है गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र। डी है प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए लिखा गया प्रार्थना पत्र। तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बहुत ही आसानी से इसको आप पहचान सकते हैं। 3 आपको एक जैसे लिखेंगे और एक थोड़ा आपको दूर अलग दृष्टि से दिखेगा। ठीक है, देखिए अनौपचारिक पत्र वो होता है जो निजी जीवन से जुड़े हुए लोगों को लिखा जाता है, जैसे आपके माता पिता, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपका पति, ठीक है, आपकी बुआ, आपकी दादी, आपकी मौसी, आपके फूफा। तो यहाँ पर बहन की विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र आपका अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना, घर में राशन लाना या कष्ट का अनुभव होना।
बताइएगा, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर बता पाएंगे अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो 25 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, कष्ट का अनुभव होना। ठीक है, आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि वास्तविकता में कष्ट का अनुभव होना। अगला प्रश्न है आपका, सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? विभावना है, वक्रोक्ति है, अर्थर अंतर्न्यास है या उपमा है? उपमा अलंकार की क्या परिभाषा है, विभावना की क्या पहचान है, वक्रोक्ति की क्या पहचान है? अगर आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप इसका प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। ठीक है, जहां पर उपमा दी जाए, किसी चीज की उपमा दी जाए। ठीक है, सो क्या लगा है, सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गुण धर्म के आधार पर समानता का बोध कराया जा रहा है दो वस्तुओं के रूप रंग में, तो वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है आपका कि अखियां हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियां सुनि रूखी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है ये आपको बताना है। वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, संयोग श्रृंगार रस। ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर क्या उत्तर हो सकता है। वियोग की बात हो रही है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, यानी कि हरि के दर्शन के लिए अखियां भूखी हैं, तो वियोग की बात है, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, आपका पत्र सधन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। बताइएगा 28 का कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सही वाक्य चुनना है। ठीक है, जो शुद्ध है, और शुद्ध वाक्य अगर आप चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका उत्तर सही होगा, और उत्तर सही होगा तो आपको अंक सही मिलेंगे। तो निम्नलिखित में सही वाक्य आपको चुनना है, और इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, आपका पत्र सधन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अब यहाँ पर आप देखेंगे श्री कृष्ण के अनेकों नाम, अनेकों नहीं, अनेक अपने आप में बहुवचन है, अनेकों उसका नहीं होता, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, आपका पत्र सधन्यवाद मिला, ये भी सही नहीं है। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सही है। ठीक है, और बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, तो शस्त्र नहीं होगा, अस्त्र होता है। बंदूक क्या होती है, एक अस्त्र होता है, शस्त्र नहीं होता है। तो 28 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। बहुब्रीहि है, द्विगु है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है। बताइएगा अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। 29 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है 29 का आपका बी ऑप्शन, द्विगु समास है। तो जहां पर आपको संख्या शब्द पहले दिखेगा तो वहां पर द्विगु समास होता है। अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्यायों वाला। ठीक है, तो 8 अध्यायों वाला समाहार जो होगा वो अष्टाध्यायी होगा। और द्विगु समास के और उदाहरण है पंचवटी, पसेरी, त्रिगुण, और जैसे दशानन होता है, पंचानन होता है, वहां पर आपका बहुब्रीहि होता है। ठीक है, वहां पर किसी और के बारे में बात होती है। दशानन रावण से जुड़ जाता है, पंचानन ब्रह्मा जी से जुड़ जाता है, तो वो आपका बहुब्रीहि हो जाता है। लेकिन अष्टाध्यायी, पंचवटी ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अकिंचन, किंचित, अकुंचन या अलभ्य। बताइएगा जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, और सही उत्तर है आपका यहाँ पर 30 का ए ऑप्शन, अकिंचन। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब जो आपका अगला टॉपिक आ जाता है यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण का आ जाता है, और आपका जो पहला हिंदी का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, जो आपकी परीक्षा में वहां से 30 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए बयान के बाद 1 और 2 लेवल दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह मानकर कि कथन में जानकारी सत्य है, भले ही सामान्य स्थापित तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। सुनिश्चित करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से तथा निश्चित रूप से कथन की दी गई जानकारी से परिणाम निकालता है। कथन है आपका सभी कुत्ते शेर हैं और सभी शेर बिल्लियां हैं। एक इसके देखो 2 मेथड होते हैं, एक या तो आप डायग्राम बना के कर लो, वेन डायग्राम। ठीक है, और या फिर आप इसको 150 से मेथड करेंगे। ठीक है, 150 में जो सभी के पास होता है उसको 100 मान लेते हैं। ठीक है, और जो उसके बाद में होता है उसको 50 मान
मान लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ पर, ठीक है, सभी कुत्ते शेर हैं, ठीक है, तो सभी कुत्ते जो हैं वो शेर हैं, तो कुत्ते शेर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है सभी शेर बिल्लियां हैं, ठीक है, तो सभी शेर जो हैं वो बिल्लियां हैं, वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा गोल नहीं बन पा रहा है, आप वो ध्यान रखिएगा, माउस को सही से गोल घुमा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं क्या, ठीक है, तो बिल्कुल निकल रहा है। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, क्या निकल रहा है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्कुल निकल रहा है, ठीक है। तो आपका 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है, और सही उत्तर है आपका सी, ठीक है। दोनों निष्कर्ष परिणाम देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। -7, -3, यहाँ पर गैप है 8 और 15, ठीक है। कितने का गैप है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, +4 जोड़ दिया है, ठीक है, +4 जोड़ दिया। जब भी हो तो दोनों तरफ के अंतर निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या जोड़ा है, +7 जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जोड़ें और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे ये आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 5, क्या जोड़ देंगे 4, और यहाँ पर जोड़ देंगे 6, ठीक है। तो 5 में 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। 3 माइनस का है, 5 जोड़ेंगे तो 2 बचेगा प्लस का, 2 में 6 जोड़ देंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 32 में। अगला प्रश्न है आपका कि एक अनुक्रम, अच्छा वो हो गया है आपका। फिर आपका आता है कि नीचे दिए गए एक बयान से 1 और 2 नंबर के 2 तर्क निकाले जाते हैं, आपको यह सुनिश्चित करना है कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है, ठीक है। तो तर्क वाला है आपका कथन यहाँ पर दिया गया है कि क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क दिया है यहाँ पर हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। तो दूसरा तर्क दिया है इसमें नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा। देखिए जो पर्यावरण के खिलाफ चीजें होती हैं उनको सदैव सही माना जाता है तर्कों में, ठीक है। पर्यावरण को हमेशा सुरक्षा की जाती है, एक लिबरल तरीके से कथन और तर्क वाले प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो यहाँ पर पहला नहीं निकलेगा। अगर प्रदूषण बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा तर्क दिया है प्रदूषण बढ़ेगा तो सरकार को राजस्व खर्च करना पड़ेगा प्रदूषण घटाने के लिए, तो पहला तो यहाँ पर नहीं निकलता है, पर 2 निकलता है, ठीक है। तो जो आपका 33 है उसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल 2 मजबूत। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है। एनिमेट, एरेट, कास्ट, सेटअप, आइटम्स, अटैक, बैच, टफ, कटर। बताइएगा इनमें से कौन सा है जो दी गई सीरीज को अनुकरण करता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टी के पहले यहाँ पर आपको 5 अक्षर दिखेंगे, फिर यहाँ पर आपको 4 अक्षर दिखेंगे टी के पहले, और यहाँ पर आपको 3 दिखेंगे, फिर यहाँ पर आपको 2 दिखेगा, और फिर यहाँ पर 1 दिखेगा। तो ऐसा शब्द होगा जो पहले नंबर पर टी हो, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, टफ, ठीक है। तो 34 का सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए वेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन अभिनेताओं को निरूपित करता है जो गायक है लेकिन इंजीनियर नहीं है, ठीक है। तो इंजीनियर आपका ये वाला है, और अभिनेता आपका ये वाला है, और गायक, तो गायक और अभिनेता है लेकिन इंजीनियर नहीं है, तो ये केवल बी में आता है, ठीक है। तो 35 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपनी फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है, रानी अंत से 14वीं जगह पर है। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं, और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है तो कतार की अंत से रोहन का स्थान क्या होगा, 24वां होगा, 19वां होगा, 18वां होगा या 9वां होगा। देखिए मैं ये प्रश्न आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसको आपको खुद ही करना है, और बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 36 का। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके बताइएगा, और ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपनी फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है, रानी अंत से 14वीं जगह पर है। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं, और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है तो कतार के अंत से रोहन का स्थान क्या होगा, और 36 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी।
19वां। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 37। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बाईं ओर एक पैटर्न के साथ एक आकृति दी गई है। ध्यान पूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर के 3 चित्रों में से कौन इस पैटर्न के दाएं अर्ध हिस्से के समान दिखाई पड़ता है। तो दाएं अर्ध हिस्से के समान कौन दिखाई पड़ता है ये आपको पहचानना है। 1, 2, 3 इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है आपको बताना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दाएं तरफ के आधे हिस्से यानी कि इतना आपको देखना है किस में मिलता है, तो आप पाएंगे देखेंगे इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही है, 2/2। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे एक कथन के साथ 3 कार्रवाइयां दी गई हैं जिन्हें 1, 2, 3 का नाम दिया गया है। कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ें और तय करें कि कौन सी कार्रवाइयां दिए गए कथन का अनुसरण करती हैं। प्रश्न है आपका कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। कार्रवाइयां सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, लोगों को उपभोग करने के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए, लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए। तो तीसरी तो कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। अब पहली 2 में आपको देखना है। ठीक है, जल पीना मूल जरूरत है इंसान की, व्यक्ति की जीवन के लिए, तो उसको कभी बंद नहीं कर सकते हैं। आपका पहले 2 ऑप्शन में से जो कार्रवाइयां हैं उनमें से कोई आपका सही होगा, पहला, दूसरा या 1 या 2। ठीक है, तो बताइएगा कौन सी कार्रवाई सही है। आपका 38 प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, लोगों के उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है लेकिन तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, अब उसमें कौन बचा है कौन मर गया है इसकी बहुत लंबी जांच होती है, तो वहां पर तुरंत तो नहीं की जा सकती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा, केवल 2 अनुसरण करती है। अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई पानी की टंकी 3/16 भाग 15 मिनटों में भरता है तो बाकी टंकी कितने मिनटों में भरी। 3/16 भाग 15 मिनटों में भरता है तो बाकी टंकी कितने मिनट में भरेगी ये आपको बताना है। 61 मिनट, 65 मिनट, 79 मिनट या 81 मिनट ये आपको बताना है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप जो शेष बचा भाग है उतना निकाल लेंगे। ठीक है, 3/16 भाग 15 मिनट में बचता है तो एक में से जब आप 3/16 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा वहां पर 13/16। ठीक है, अब 13/16 कितनी देर में भरेगा उसका उत्तर आपको निकालना है। उसमें आपको क्या गुणा करना होगा, उसमें आपको 16/3 का गुणा करना होगा और 15 का गुणा करना होगा और उसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन 65 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है और उनके जन्म में 4-4 वर्ष का अंतर है, सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। प्रश्न है आपका कि 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है और उनके जन्म में 4-4 वर्ष का अंतर है, सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। ठीक है, तो पहले बच्चे की आप आयु मान लीजिए x। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 4, ये हो गया x, फिर x+4, फिर आपका आ गया x+8 क्योंकि 2 बार 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4-4 का अंतर है, फिर आ जाएगा आपका x+12। ठीक है, तो ये आपका जोड़ के कितना हो जाएगा, 12, 8, 20, 4, 24 और इधर हो जाएगा आपका 4x+24 = 60। ठीक है, तो यहाँ पर x हो जाएगा और 60 में से जब आप 24 घटाएंगे तो आपका बचेगा 36 और 36 में आप जब 4 का भाग देंगे तो आपका आएगा 9। ठीक है, तो 40 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इसी तरीके से आप परीक्षा में कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि बैगनी पर्पल के सामने कौन सा रंग है। पर्पल ब्लू रेड, ब्लू येलो रेड, रेड ग्रीन पर्पल, ग्रीन पर्पल ऑरेंज। बताइएगा बैगनी के सामने कौन सा रंग है, यानी कि पर्पल के सामने कौन सा रंग है ये आपको पता करना है। इसको देखो साइकिल से चलते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसके सामने कौन सा रंग है। ठीक है, अपोजिट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका पता होगा इसको करने का और जैसे सही उत्तर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन पीला। ठीक है, पीला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर एक आपका ट्रिक होता है, क्या ट्रिक होता है कि आप 2 कॉमन ढूंढ लीजिए, तो यहाँ पर ब्लू और रेड आपका कॉमन है तो जो तीसरा है वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो पर्पल येलो के अपोजिट होता है। ठीक है, पर्पल किसके अपोजिट होता है, येलो के। यहाँ पर 2 कॉमन है आपका रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, तो येलो और पर्पल एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, इसलिए आपका सी ऑप्शन पीला सही है। ठीक है, 42वां प्रश्न है आपका, ये एक सीरीज दी गई है आपका। ठीक है, नंबर मिसिंग वाला क्वेश्चन है और उसको आपको पता करना है इसमें कौन सा सही है। ठीक है, 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सी आपकी गणित लगी है
13 का 2 में गुणा करेंगे तो और 4 जोड़ देंगे, 13 दूनी 26 और 4 आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 में 4 का गुणा करेंगे, 5 जोड़ देंगे। इसी तरीके से 12 में 5 का गुणा करेंगे, 12 पंचे 60 और 8 जोड़ देंगे 68। तो 42 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वमान्य तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, और आपको यह चयन करना है कि कौन सा निष्कर्ष यथोचित से परे तर्क संगत रूप से कथनों का अनुसरण करता रहता है या करते हैं। सभी ग्रह तारे हैं, सभी तारे चंद्रमा है, कुछ तारे ग्रह हैं, कुछ चंद्रमा ग्रह हैं। ठीक है, तो यहां पर आप दो तरीके से फिर से इसको कर सकते हैं, या तो आप 150 वाला मेथड अपनाएं या फिर आप इसको क्या करें, वो जो वेन आरेख है उसको अपनाएं। तो सभी ग्रह तारे हैं, तो तारे के अंदर आपका ग्रह आ जाएगा। ठीक है, और सभी तारे चंद्रमा है, तो आपका यहां पर ये चंद्रमा आ जाएगा, ये आपका मून हो गया। ठीक है, और ये आपका स्टार हो गया, और ये आपका प्लेनेट हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको पता समझ आ गई होगी। कुछ तारे ग्रह हैं, तो क्या कुछ स्टार प्लेनेट हैं? बिल्कुल है। तो पहला तो आप अनुसरण हो गया। कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, क्या कुछ चंद्रमा ग्रह हैं? बिल्कुल है। तो आपके दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 43 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा तृणभक्षियों, बाघों और जानवरों के बीच में सही संबंध दर्शाता है? ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित चित्र में से कौन सा तृणभक्षियों, बाघों और जानवरों के बीच सही संबंध दर्शाता है? देखिए, जो तृणभक्षी होते हैं वो शाकाहारी जानवर होते हैं जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो तृणभक्षी आपके शाकाहारी हो गए, बाघ आपके मांसाहारी होते हैं, और जानवर में तृणभक्षी और बाघ दोनों आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तृणभक्षी हो गया, ये बाघ हो गया, और ये बड़ा वाला सर्कल आपका ये आपका जानवर को दर्शाएगा। ठीक है, तो 44 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर फिर कथन दिया गया है और निर्णय का दिया गया है। ठीक है, तो वक्तव्य सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कथन है गुणवत्ता एक मूल होता है, गुणवत्ता का एक मूल्य होता है। भारत शिक्षा के लिए काफी धन का आवंटन कर रहा है। निर्णय, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, केवल निधियन से ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। जहां पर केवल आ जाए, ठीक है, तो फिर वहां पर ये आपका सही नहीं होता है। क्या सही नहीं होता है? ठीक है, तो आपका 45 का जो सही निष्कर्ष निकलेगा वो ए है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। ठीक है, ए निकलेगा केवल, ये दूसरा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो 45 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सामान्य जानकारी पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, असम, गुजरात, बिहार। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जोरवे कल्चर एक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। एम.एन. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। जोरवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर, ठीक है, 46 का ए ऑप्शन आपका सही है, जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, तो जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी, उसके तट पर स्थित ये महाराष्ट्र में अहमदनगर में एक पुरातात्विक संस्कृति है, ताम्र प्राचीन कालीन संस्कृति है। ठीक है, जोरवे संस्कृति का समय काल 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित? यह आपको बताना है कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। बताइएगा 47 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसका सही उत्तर है आपका बी, जैन। ठीक है, तो कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कैवल्य को सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान कहा गया है। ठीक है, तो जैन धर्म में अज्ञान से पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ते समय 14 गुण स्थानों से गुजरना पड़ता है, यानी कि चरणों से। इसमें 13वां चरण ज्ञान का है, और जिसे प्राप्त होगा वह अहर्त कहलाएगा। एक अहर्त को जब सिद्धांत देने की क्षमता प्राप्त हो जाती है तो उसे कैवल्य की प्राप्ति होगी तथा वह तीर्थंकर कहलाएगा। महावीर स्वामी को गृहत्याग के 12 वर्ष पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में जम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, वर्तमान बराकर नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो कैवल्य की
प्राप्ति यानी कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। तो 47 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। 1921 सही होगा या 1922 या 1930 या 1928? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। 48 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपको बताना है। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सही उत्तर है 48 का डी ऑप्शन 1928, ठीक है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। इटली था, वेवल था, चर्चिल था या माउंटबेटन था? बताइएगा जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। और 49 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है। क्लेमेंट आर इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल था 1945 से लेकर 1951 तक, ठीक है। और इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि देवमाली रिक्त स्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार या उड़ीसा? देवमाली रिक्त स्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और 50 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि केरल में समुद्र तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। कैल्शियम, रेडियम, थोरियम या मैग्नीज? बताइएगा केरल में समुद्र तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। 51 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका सही उत्तर है आपका सी, थोरियम, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BP मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल? बताइएगा 52 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। 52 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है आपका कि यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है। राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, संघ के मंत्रिपरिषद? बताइएगा यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है। 53 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, संसद, ठीक है। तो किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर निकालने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342(2) के तहत संसद को प्राप्त है। जबकि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाए। देखो शामिल करने के लिए राष्ट्रपति के पास शक्ति है लेकिन निकालने के लिए संसद के पास शक्ति है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़ा अंतर है, बहुत ही महीन अंतर है। शामिल करना है तो राष्ट्रपति कर सकता है लेकिन निकालना है तो उसके लिए संसद को कानून पास करना होगा। अगला प्रश्न है आपका ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष? बताइएगा ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। 54 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। 42वां, 52वां, 62वां या 32वां? बताइएगा 55 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। और इसका सही उत्तर है आपका 55 का बी ऑप्शन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। विश्व बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक या देना बैंक? बताइएगा किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। 56 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स, अंतिम उधारदाता कहा जाता है। यह बैंकों या अन्य संस्थानों जो वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं, ठीक है, या अत्यधिक जोखिम भरे या वित्तीय घाटे के निकट माने जाते हैं को ऋण प्रदान करता है। भारत में RBI सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो भारत में जो द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है वो आपका RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आपका किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। 7वीं, 9वीं, 8वीं या 10वीं? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। और 57 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 8वीं, ठीक है। तो भारत में उदारीकरण को
औद्योगिक समृद्धि और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को गतिमान करने के उद्देश्य से अपनाया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण को 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय अपनाया गया था। उदारीकरण ने अधिकतर उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता को खत्म किया है। ठीक है, तो 8वीं आपकी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? मोंच गुंडम विश्वेश्वरैया, चंद्रशेखर वेंकट रमन, पांडुरंग बावनकेन, पुरुषोत्तम दास टंडन। 58 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर हो जाता है आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रथम भारतीय पुरस्कार मिला था, भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था? क्रिश्चियन हाइंगेस, आइजैक न्यूटन, जेसी बोस या जे टॉमसन? बताइएगा 59 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, जेसी बोस। ठीक है, अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। जेसी बोस ने माइक्रोवेव के क्षेत्र में भी काम किया था। उन्होंने अति सूक्ष्म तरंगों का उत्पन्न कर हार्स डिटेक्टर में काफी सुधार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? कोपरनिकस, सिकोर्स्की, कॉकरेल या ड्रिंकर? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और सही उत्तर है आपका बी, सिकोर्स्की। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? के बालकृष्णन, डेविड अर्नोल्ड, डेविड चिपरफील्ड या डेविड मेयर? 61 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सही उत्तर है आपका सी, डेविड चिपरफील्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक कौन है? एस राजामौली, जॉन अल्बर्ट, राजकुमार हिरानी या कार्तिकी गोंजाल्विस? बताइएगा 62 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, कार्तिकी गोंजाल्विस को सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर पुरस्कार मिला है 95। ठीक है, तो 95। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्मश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत की है? पद्मश्री रास्ताश्री, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा? बताइएगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्मश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत की है? और 63 का तो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा नासा का मिशन 2 का संबंध किससे है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या चंद्रमा? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? हाल ही में चर्चा में रहा नासा का मिशन 2 किससे संबंधित है? और 64 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, चंद्रमा से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2023 में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? भारत और श्रीलंका, अजरबैजान और तजाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और कतर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान? बताइएगा अप्रैल 2023 में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? और 65 का तो सही उत्तर है आपका बी, अजरबैजान और तजाकिस्तान। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, अजरबैजान और तजाकिस्तान बिल्कुल सही उत्तर है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्या टॉपिक है? कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न हम देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा मॉक टेस्ट आपको अंत तक अटेंड करना है, क्योंकि बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट करना ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो अब 66 प्रश्न देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? सीपीयू, मेमोरी, ग्राफिक कार्ड या मदरबोर्ड? बताइएगा 66 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपको बताना है। और 66 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहलाती है? सीपीयू कहलाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर के सभी कार्य इसी के द्वारा नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित होते हैं। ठीक है, तो 66 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 67 कि ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? पहली, चौथी, दूसरी या तीसरी? कंप्यूटर की पीढ़ियां काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से है? और इसका सही उत्तर है आपका 67 का सी ऑप्शन, दूसरी पीढ़ी से है। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी की जो अवधि थी वो 1956 से 1964 तक थी। ठीक है, तो इसमें आपको ट्रांजिस्टर का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव बुद्धि की यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है
कृत्रिम विज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान, मनोविज्ञान या समाजशास्त्र। 68 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, संज्ञानात्मक विज्ञान यानी कि कॉग्निटिव साइंस। ठीक है, संज्ञानात्मक विज्ञान जो होता है वह मानव बुद्धि की यांत्रिकी की जांच करने वाला क्षेत्र है। यह भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, दर्शन, कंप्यूटर विज्ञान और नृविज्ञान से इनपुट के साथ मन और इसकी प्रक्रियाओं का अंतः विषय वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम है के नियरेस्ट नेबर, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, न्यूरल नेटवर्क्स। बताइएगा लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है। और 69 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा के नियरेस्ट नेबर। अगला जो प्रश्न है आपका 70वां कि रिक्त स्थान में लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। बारकोड रीडिंग, कटिंग और ड्रिलिंग, माइक्रोवेव ओवन और फिजियोथेरेपी। बताइएगा किसमें लेजर तकनीकी का उपयोग नहीं किया जाता है। 70 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन में कोई भी लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होता है, बाकी तीनों में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने विकसित किया है। ग्रेस हार्पर, जॉन मैकार्थी, चार्ल्स बाचमैन या लेस्ली लैम्पोर्ट। बताइएगा 71 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प का किसने विकसित किया है। तो 71 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी ने। ठीक है, 1959 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए किया था। यह फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग गैर सांख्यिकी डाटा की प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनल डिजिटल नेटवर्क्स, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, इंटरविंड ट्विन्ड डिस्क नेटवर्क या इनपुट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। बताइएगा 72 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है। तो 72 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है। 73 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इंटरनेट टेलीफोनी, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इंस्टेंट मैसेजिंग चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 73 का। और इसका सही जो उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, इंटरनेट टेलीफोनी, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो उसको इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से जाना जाता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। Alt F, Control D, Alt Control D या Control F। बताइएगा MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। और 74 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, Ctrl+D। ठीक है, तो Ctrl+D का जब हम उपयोग करते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, और जब हम Alt+F का प्रयोग करते हैं तो शॉर्टकट की का उपयोग रिबन में फाइल मेन्यू या फाइल टैब ओपन करने के लिए किया जाता है। अगर हम Ctrl+I की बात करें तो टैलिक करने के लिए, इटैलिक जो होता है ना फॉन्ट का प्रारूप, उसको करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+J, Ctrl+I, Ctrl+Z, Ctrl+R। बताइएगा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और 75 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, Ctrl+R। ठीक है, राइट अलाइनमेंट के उपयोग करने के लिए Ctrl+R का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है। प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन, संक्रमण, सिंक्रोनाइजेशन, अभिधि निर्धारण, आइडेंटिफिकेशन या अभिगम्यता, एक्सेसिबिलिटी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड को सत्यापन किस रूप में जाना जाता है। और 76 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, ऑथेंटिफिकेशन या प्रमाणीकरण। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो स्प्रेडशीट की बात की गई है यहाँ पर, और 77 का बहुत ही आसान उत्तर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका
सही है 77 का। अगला प्रश्न है आपका, ईमेल का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया है, जेम्स गैल्सली ने किया है, विंटन सर्फ ने किया है, वी.ए. सिवा अय्यादुराई ने किया है। 78 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, बी.ए. सिवा अय्यादुराई। ठीक है, तो ईमेल की खोज मूल रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीय सिवा अय्यादुराई ने किया था। जब उन्होंने यह आविष्कार किया था तब वे केवल 14 साल के थे। सिवा का जन्म मुंबई महाराष्ट्र के एक तमिल परिवार में हुआ। 1982 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें ईमेल सिस्टम के जनक के तौर पर मान्यता दी और ईमेल पर कॉपीराइट प्रदान किया। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? विंडोज, लाइनक्स, IBM या MS वर्ड? बताइएगा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? 79 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, लाइनक्स पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? इनपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है या इनमें से सभी है? बताइएगा 80 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका ऑप्शन आपका डी सही है। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग ये तीनों कार्य आपके आउटपुट भी होता है, कंप्यूटर का मूल कार्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है आपका, वहां से प्रश्न आपके बनते हैं और वो 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा में अलग अलग तरीके से प्रश्न जो सिलेबस बांटा गया है उसमें परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की संख्या और अंकों का निर्धारण पूर्व से है। तो फिक्स प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 81 प्रश्न है आपका, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आगरा, बरेली, लखनऊ या कानपुर? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 81 का और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बरेली। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI, ये आपका कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है यहाँ पर, तो CARI। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर या कानपुर नगर? बताइएगा उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? और 82 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, गाजियाबाद। ठीक है, तो जो जहां पर सबसे ज्यादा घनत्व है, जनघनत्व है, वहीं पर सबसे ज्यादा घना बसा जिला माना जाएगा। और जो गाजियाबाद का जनघनत्व है 3971 प्रति वर्ग किलोमीटर पर व्यक्ति रहते हैं। इसके बाद क्रमशः वाराणसी आता है 2395, लखनऊ आता है 1816, संत रविदास नगर आता है 1555 और कानपुर नगर आता है 1452। ठीक है, ललितपुर न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है जहां का जनघनत्व 242 है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस राज्य में भारत का प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? बताइएगा 83 का कौन सा ऑप्शन है कि निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? और 83 का सही उत्तर है आपका वो डी है। ठीक है, अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर जिले में किया था। अगला प्रश्न है आपका कि गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से है, गुजरात से है या राजस्थान से है? बताइएगा 84 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? 84 का ए ऑप्शन आपका सही है, उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या विधानसभा के अध्यक्ष? बताइएगा 85 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? और 85 का सही उत्तर है आपका वो बी है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? नोएडा में, आगरा में, फुर्सतगंज में या वाराणसी में? बताइएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? और 86 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार, थारू, भील या मुंडा? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार, थारू, भील या मुंडा? और 87 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, थारू। ठीक है, अगला है आपका कि किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? सैयद आगा हसन काश्मीरी, नवाब बाजिद अली शाह, बापू गोपाल चंद्र इलियस गिरधर दास या पंडित प्रताप नारायण मिश्र? बताइएगा किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? और 88 का सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, नवाब बाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? सिगमो, घोड़े, मोडनी या जैता? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? और 89 का सही उत्तर है आपका डी, जैता। ठीक है, जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिगमो, घोड़े और मोडनी गोवा के लोक नृत्य हैं। और ये लोक नृत्य मराठों के लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किए जाते हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह? 90 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और सही उत्तर है आपका बी, शाहजहां। ठीक है, तो आगरा की जो मोती मस्जिद थी, चमकता हुआ मोती का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद को पियरल मॉस्क नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण कर अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या इलाहाबाद? बताइएगा 91 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका डी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहां पर हुआ था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1888 में संपन्न हुआ था। तो कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन था वो इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में स्थापित किया गया था 1888 में। वर्ष 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। उल्लेखनीय है कि बनारस में 1905 में अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में 1899 और 1916 तथा 1936 में तथा कानपुर में 1925 में अधिवेशन आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक, नरोरा से पटना तक, प्रयागराज से हल्दिया तक? बताइएगा गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? और 92 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर का ये मार्ग है जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपके खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके क्षेत्र दिए गए हैं, तो उन क्षेत्रों में क्या क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। और सोनभद्र में आपका चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, तो ए का में 4 कॉस्ट में है, 2 में है। ठीक है, और आपका जो प्रयागराज या इलाहाबाद है यहाँ पर आपका सीसा बालू पाया जाता है, तो बी आपका 2 रहेगा। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक ही में 4-2 है। ठीक है, सी के आगे आपका ललितपुर में तांबा हो जाएगा, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ ताला, मुरादाबाद पीतल, फिरोजाबाद चूड़ियां, मेरठ चाकू? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है, वो आपको बताना है, मतलब सही ऑप्शन चुनना है, जोड़ा सही नहीं है। तो 94 का जो सही उत्तर है आपका वो बहुत ही आसान है, वो हो जाएगा डी। ठीक है, मेरठ। मेरठ में चाकू नहीं, खेल के सामान पाए जाते हैं, उत्पादन होता है। ठीक है, खेल के सामान का उत्पादन होता है यहाँ पर भारी मात्रा में। अगला जो है आपका प्रश्न वो है, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है बांदा में, हमीरपुर में, झांसी में या जालौन में? बताइएगा हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है कहाँ पर होता है? 95 का डी ऑप्शन है आपका और इसको सही बताना है आपका इसका उत्तर, और इसका सही उत्तर है आपका डी, जालौन में। ठीक है, हस्तनिर्मित कागज का निर्माण होता है जालौन में। अगला प्रश्न है आपका गीडा। गीडा क्या है? गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण? बताइएगा 96 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? GIDA, इसको गीडा कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, गीडा ये है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है और सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी ऑप्शन, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसकी स्थापना 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है आपका 97 की आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में या गाजियाबाद में? बताइएगा आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? और 97 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, रामपुर में। ठीक है, इसको भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी कहते हैं, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी कहते हैं, ये रामपुर में स्थित है। और जो लखनऊ में है आपकी वो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है, और जो गोरखपुर में है वो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है, और जो प्रयागराज में है वो जवाहर नक्षत्रशाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अरोरा, अड़वा, बघेलखंड या बदुआ? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? और सही उत्तर है आपका डी, बदुआ। बदुआ आपका बांका बिहार में स्थित है, अरोरा आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, अड़वा आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और जो बघेलखंड है आपका बलरामपुर उत्तर प्रदेश में बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं, जौ, गन्ना, चावल? बताइएगा निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? और 99 का आपका डी ऑप्शन सही है, चावल। ठीक है, प्रथम स्थान पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिलता है, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं कृषि
कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। बताइएगा 100 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो आपके श्रमिक हैं वो किस क्षेत्र में नियोजित हैं? वो है आपका कृषि क्षेत्र। लगभग 60% कृषि क्षेत्र में श्रमिक नियोजित हैं। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका 100 प्रश्नों का, 100 एमसीक्यू का यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट, फुल वाईसीटी मॉक टेस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पूरे 100 प्रश्न कंप्लीट किए होंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इन 100 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।